हेलो स्टूडेंट, बहुत-बहुत स्वागत है आपका एएसएल के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर। हम लोग आज जो शुरू कर रहे हैं वो 12th क्लास की राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस शुरू कर रहे हैं। इस क्लास का जो पहला अपना टॉपिक होने वाला है, वो है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। बेसिकली ये जो हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, ये भारतीय पॉलिटिकल साइंस होगी और इसमें जैसे हमारा देश आज़ाद होता है, आज़ादी के बाद किस-किस तरह के घटनाक्रम राजनीति शास्त्र में देखने को मिलते हैं, उन सभी के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। अब देखना ये चैप्टर का नाम है यहाँ पर वो क्या है? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। अब आप बोलोगे सर राष्ट्र निर्माण मतलब आप भारत की बता रहे हो और भारत तो बहुत पुराना देश है। ऐसा तो है नहीं ना कि भारत जो है अभी-अभी बना हो, नया बना हो। हम तो कहते हैं कि भारत तो विश्व गुरु था और सोने की चिड़िया था, ये सारी चीज़ें थी। तो आप सर राष्ट्र निर्माण तो पहले ही हो चुका है, आप किस चीज़ के कौन से राष्ट्र के निर्माण के बारे में बता रहे हो? तो देखना भारत जो है बेशक बहुत प्राचीन इसकी परंपरा है, बहुत पुराना इसका इतिहास रहा है। लेकिन जिस भारत को हम जानते हैं, जो भारत हमको दिखाई देता है वर्तमान में, जो स्वरूप भारत का है, जो नक्शा भारत का हमको दिखाई देता है, वो भारत प्रारंभ से ही इस तरह का नहीं था। प्रारंभ में भारत कई छोटे-छोटे जनपदों में विभाजित था, कई रियासतें थीं। जिस समय देश आज़ाद होता है, उस समय भी ब्रिटिश प्रांतों के अलावा भी लगभग 562 रियासतें, देसी रियासतें भारत में विद्यमान थीं। और अंग्रेजों से पहले का समय तो और भी ज़्यादा इसमें रियासतों का था, जब हर एक रियासत अपने आप को एक अलग देश की तरह ट्रीट करती थी। आपको याद है भारत में 1857 की क्रांति होती है। कौन-सी क्रांति होती है? 1857 की। ठीक है। अब देखना इस क्रांति को अगर हम देखें, क्रांति शब्द का मतलब क्या होता है? क्रांति शब्द का मतलब होता है प्रचलित व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन, ठीक है? एक बार मैं क्रांति की डेफिनेशन लिख देता हूँ, ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आए। अपन हर छोटी से छोटी चीज़ की अच्छी ढंग से व्याख्या करने वाले हैं। अब देखना क्रांति का मतलब क्या होता है हमारे पास कि प्रचलित प्रचलित व्यवस्था में क्या करना आमूल-चूल परिवर्तन करना, ठीक है? अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या है? आमूल-चूल परिवर्तन का मतलब क्या है? जैसे मान लो अंग्रेजों का शासन था, है ना? अंग्रेज एक तरह से क्या कर रहे थे? हमारे ऊपर शासन कर रहे थे। तो हम क्या कर रहे हैं? अंग्रेजी शासन को हटाकर भारतीयों के शासन को स्थापित कर रहे हैं। मतलब जो व्यवस्था विद्यमान है उसमें पूरी तरह परिवर्तन कर देना। इसका दूसरा एग्ज़ाम्पल मैं दूँ कि मान लो यदि कहीं पर राजतंत्र है, मतलब जो देश का सर्वोच्च व्यक्ति है, वो राजा है, वहाँ शासन चलाता है, उसके हिसाब से शासन चलता है। यदि हम उसको हटाकर वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित कर दें, तो वो भी क्या हो गया? एक तरह से क्रांति ही हो गई। क्रांति का मतलब ये नहीं होता लड़ाई-धड़ाई होगी, है ना? मार-काट मचेगी, नहीं। अगर मान लो सत्ता में परिवर्तन या जो व्यवस्था सत्ता में नहीं, व्यवस्था जो है उसमें परिवर्तन अगर बातचीत से भी हो जाए, तो वो भी क्रांति है। जिसे इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं? साहब वहाँ खून-खराबा नहीं हुआ। और भारत में 1857 की जो क्रांति थी वो पूरी तरह लड़ी गई। क्यों? अंग्रेजी व्यवस्था के खिलाफ। लेकिन कई इतिहासकार इसको क्रांति नहीं मानते कि एक तो इसमें परिवर्तन नहीं हुआ, क्रांति की कोशिश हुई और दूसरे इसके जो लक्ष्य थे, उद्देश्य थे वो बहुत सीमित थे। कि अंग्रेज़ों ने जो गोद निषेध की नीति चलाई थी, ठीक है? उस नीति के खिलाफ जो देसी रियासतें थी उनका जो शासन है वो छिन रहा था अंग्रेज़ों के द्वारा। तो वो शासन ना छिने और अपनी खुद की जो शासनिक व्यवस्था है, जो वो राजा हैं, वो लोग हैं, जो अपने खुद के राज को ख़त्म नहीं करना चाहते थे, मुख्यतः इसका एक ही कारण था। दूसरा कारण इसका ये भी बता देते हैं कि वही चर्बी वाले कारतूस थे, जिसमें सूअर की चर्बी हुआ करती थी और जो हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाही हैं, वो दोनों इसको गलत मानते थे, तो एक धार्मिक कारण ये हो गया था।
ठीक है? और कुछ तात्कालिक कारण और थे, पर बेसिकली क्या है, इसको संपूर्ण समाज की चीज़ें ना मानकर कभी-कभी इसकी आलोचना हो जाती है। लेकिन हाँ, ये बात तो ठीक है कि भारत में आज़ादी का जो प्रथम प्रयास था, वो किसके द्वारा हुआ? 1857 की क्रांति के द्वारा ही हुआ था। अभी 1857 की क्रांति का एक प्रमुख कारण ये था कि गोद निषेध नीति जो थी, मतलब किसी अगर रियासत है, साम्राज्य है, उसमें यदि कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो अंग्रेज़ उसको हड़प लेते थे, किसी के बच्चा नहीं है, किसी राजा के तो। तो अंग्रेज़ कहते थे साहब अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अंग्रेजी शासन होगा। इस तरह की बातें थी। तो उस समय का अगर भारत 1857 में आज़ाद होता, तो संभवतया भारत का जो मैप वो जो नक्शा आज हम देख रहे हैं, वो नहीं होता। क्योंकि कई छोटी-छोटी देसी रियासतें हमको उस समय देखने को मिल जाती। और हो ये हो सकता है कि भारत के इतने टुकड़े होते कि आप सोच भी नहीं सकते। फिर क्या होता है, धीरे-धीरे अंग्रेज़ों ने संपूर्ण शासन को अपने हाथ में ले लिया और एक पूरी तरह से ब्रिटिश सत्ता के अधीन एक भारत को बना लिया। फिर विश्व की राजनीति में और भारत की राजनीति में कुछ इस तरह की घटनाएँ होती हैं कि भारतीय क्रांतिकारियों के प्रयासों से और दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की स्थिति बहुत खराब हो जाने के कारण ये परिस्थितियाँ इस तरह की बन जाती हैं कि भारत को आज़ाद करना होता है। अब जब भारत आज़ाद होता है, तो भारत अपने आप में एक नया देश ही बनता है, क्योंकि पुराने जिस भारत को हम जानते हैं, वो उसकी सीमाएँ इस तरह की नहीं थी और हम तो सैकड़ों सालों से अंग्रेज़ों के गुलाम थे। अंग्रेज़ हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, तो हमें तो एक नया देश ही उस दिन मिलता है। ये बात सीधी-सी हमारे सामने आती है। तो ऐसा देश जिस पर सैकड़ों वर्षों से ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेज़ों ने शासन किया है, उस देश को किस प्रकार हम निर्मित करेंगे? किस प्रकार उस देश की तरक्की होगी? किस प्रकार की शासन व्यवस्था होगी? किस प्रकार की कानून व्यवस्था होगी? किस प्रकार का औद्योगिक विकास उस देश में होगा? ये सारी के सारी एक राष्ट्र के निर्माण की चुनौती थी। अब दूसरी बात क्या है कि देश और राष्ट्र में क्या अंतर होता है? ठीक है, 2 चीज़ें आ जाती हैं। तो राष्ट्र में क्या है, सांस्कृतिक रूप से भी जुड़ाव होता है। सांस्कृतिक जुड़ाव होता है, ठीक है। राष्ट्र में सांस्कृतिक जुड़ाव भी होता है। तो जब हम राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हैं, तो इसका सीधा-सा मतलब ये है कि हम राष्ट्र के रूप में, सांस्कृतिक रूप में देश के लोगों को आपस में जोड़ने की बात भी साथ के साथ कर रहे हैं। तो राष्ट्र निर्माण में हम क्या देखते हैं कि भारत जब आज़ाद होगा, किससे आज़ाद होगा? ब्रिटिशर्स से आज़ाद होगा, तो नए राष्ट्र में किस प्रकार की नीतियाँ होंगी? राष्ट्र निर्माण का मतलब क्या है देखना, इसका मतलब क्या है? आज़ादी के बाद नए राष्ट्र का निर्माण, नए राष्ट्र का निर्माण अर्थात किस प्रकार की व्यवस्था भारत में हो, ताकि भारत क्या कर सके? विकास कर सके। विकास करे तथा क्या रहे? अखंड रहे। इस प्रकार के राष्ट्र निर्माण की चुनौती भारतीयों के सामने थी, क्योंकि भारत के जो लोग हैं, वो इस प्रकार का राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे, जो कि अखंड हो, मतलब अ, एकता की दृष्टि से शक्तिशाली हो, क्योंकि भारत अभी-अभी विभाजन का दंश झेल रहा था। तो राष्ट्र निर्माण के बारे में तो तुम समझ गए भई क्या है, एक देश होगा, तो देश क्या करेगा? देश नया बनता है भारत। नया कब बनता है? जब भारत अंग्रेज़ी सत्ता से मुक्त होता है। ठीक है? 1857 की क्रांति को तुम लोग समझ ही गए क्या था? आज़ादी का प्रथम प्रयास था। आज़ादी का प्रथम क्या था ये? प्रयास था। ठीक है? चलिए, अब हम क्या देखते हैं, नए राष्ट्र की चुनौतियाँ क्या-क्या होती हैं। अब देखना होता क्या है, सन 1947 को 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ।
स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? जवाहरलाल नेहरू ने इस राज्य संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया। ठीक है। उनका यह प्रसिद्ध भाषण भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट और ट्रीट्स विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। अब देखना होता क्या है, 15 अगस्त और 14 अगस्त के बीच हम लोग आजाद होते हैं। अब जैसे ही भारत आजाद होता है 14 और 15 के बीच, तो 2 घटनाएं देखने को मिलती हैं। दोनों घटनाएं कौन-कौन सी हैं? प्रथम घटना तो देखना, या फिर 1 और 2 नंबर ही लगा लेते हैं। क्या है? भारत क्या होता है? स्वतंत्र होता है। भारत क्या होता है? स्वतंत्र होता है। पहली बात तो ये है। दूसरा क्या हो जाता है देखना, भारत का क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। मतलब भारत जो है 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। और विभाजन किस प्रकार से होता है? विभाजन होता है कि भारत, जिसे वर्तमान में भारत नाम से जाना जा रहा है, वह पाकिस्तान और भारत 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। क्या होता है देखना, विभाजन कैसे होता है? विभाजन के बारे में लिखो। भारत को भारत व पाकिस्तान 2 भागों में क्या कर दिया जाएगा? विभाजित कर दिया जाएगा। मतलब भारत और पाकिस्तान 2 भाग जो हैं, इसके हो जाएँगे। तो देखना, भारत जब स्वतंत्र हुआ, तो 2 घटनाएँ सामने हो गई। एक तो भारत टूट गया और भारत आज़ाद हो गया। तो भारत जब आज़ाद होता है, तो सबसे पहली चुनौती तो भारत के सामने ये आ जाती है कि इस नए राष्ट्र में, इस स्वतंत्र राष्ट्र में लोकतंत्र को स्थापित करना है, ठीक है? सबसे पहला क्या कारण होता है देखना, पहली चीज़ होती है भारत में क्या स्थापित करना, लोकतंत्र स्थापित किया जाए। भारत में लोकतंत्र स्थापित किया जाए। अब लोकतंत्र से मतलब क्या है? देखिए, भारत पहले भारत पर मुगलों का शासन था, फिर मुगल गए तो अंग्रेजों का शासन आ गया। तो भारत एक बहुत लंबे समय से किसी न किसी तरह से गुलामी को देख रहा था। तो भारत ने ऐसा शासन देखा ही नहीं काफ़ी लंबे समय से, जिसमें जनता खुद अपने शासक को चुन सके। पर हर अत्याचार की, हर बुरी चीज़ की कभी न कभी अंत होता है। और ये जो दास्ता भरा जीवन भारतीयों का रहा, इसका भी अंत होता है। चाहे विभाजन के साथ ही सही, पर भारत जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाता है। अब एक तरफ तो भारत इस चीज़ से डर रहा था कि यार मान लो हम लोगों ने अंग्रेज़ों की जो गुलामी है उसको तो खत्म कर दिया, लेकिन कहीं इस देश में ऐसा ना हो जाए कि वापस से एक ऐसी शासन और एक ऐसी सत्ता स्थापित हो जाए जो अपने आप में तानाशाही हो, जो अपने आप में राजतंत्र हो। ऐसी कोई भी चीज़ भारत में स्थापित ना हो पाए, क्योंकि इतने प्रयासों से हमने अंग्रेज़ों को भगाया है। और अब ये जीत जो हुई है, ये स्वतंत्रता जो मिली है, ये तो जनता को मिली है, जनता के प्रयासों से मिली है। तो भारत को ये करना होगा कि शासन यहाँ पर इस प्रकार का स्थापित हो, जो कि लोकतंत्र हो, जिसमें कि सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी हो। सबसे पहली चीज़ तो ये आ गई कि ये तो भारत में होना ही होना चाहिए। दूसरी मुख्य चीज़ क्या थी कि जो सरकार हो, वो लोगों की भलाई के लिए काम करे। दूसरी क्या बात है? ऐसी सरकार स्थापित करना, ऐसी सरकार स्थापित करना जो क्या करे, लोगों की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए क्या करे, काम करे।
बेसिकली किस तरह की सरकार चाहते थे? लोक कल्याणकारी सरकार चाहते थे। सरकार कैसी हो? अर्थात या फिर नीचे लिख लेते हैं इसको, अर्थात क्या हो? अर्थात लोक कल्याणकारी सरकार हो। ठीक है? अर्थात क्या हो? लोक कल्याणकारी सरकार हो। अब भारत के लोगों ने बहुत लंबे समय से क्या सही? दासतास सही थी, गुलामी सही थी। अंग्रेज़ों के गुलाम ही तो थे हम। अंग्रेज़ों ने क्या बना रखा था भारत को? उपनिवेश बना रखा था। देखना, क्या था भारत? नोट लगा के देखना। भारत ब्रिटेन का क्या था? ब्रिटेन का उपनिवेश था। ठीक है? अब ब्रिटेन का उपनिवेश होने से क्या मतलब है देखना, ब्रिटेन का उपनिवेश होने से ये मतलब है कि भारत पर शासन किसका चलता था? ब्रिटेन का चलता था। भारत उसका गुलाम था, जो नीतियाँ बनाता था वो ब्रिटेन बनाता था। अब ब्रिटेन की जो नीति थी वो किस प्रकार की थी? देखो, मुगलों ने जो हम पे शासन किया ना, उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट या इफ़ेक्ट भारत पर नहीं पड़ा। इसकी वजह क्या थी कि मुगल आए, उन्होंने यहाँ पर जीत दर्ज की, लेकिन वो यहाँ से कुछ लेकर नहीं गए। मुगल यहीं के होकर, रहकर, यहीं के बसकर रह गए। तो मुगल बेसिकली यहाँ पर आए और यहीं बस गए। तो वो यहाँ से कुछ लेकर नहीं गए। लेकिन ब्रिटेन, अंग्रेज़ के जो लोग आए ना, अंग्रेज़ जो लोग आए, ब्रिटिशर्स जो आए, वो क्या थे? वो यहाँ आए और यहाँ से जो संसाधन थे, यहाँ की जो चीज़ें थी, उनको लेकर ब्रिटेन चले गए। तो इसलिए कहते हैं ना कि भारत पहले क्या था? सोने की चिड़िया था और अंग्रेज़ों ने इसको लूटा। और लूटा कैसे? सबसे पहली चीज़ तो यहाँ से कच्चे माल को लेते, उसको ब्रिटेन भेज देते। वहाँ से तैयार मशीनों से बना हुआ, फैक्ट्रियों से, उद्योगों से बना हुआ माल लाते और उस पर कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी, किसी भी तरह का टैक्स कुछ नहीं लगाते और वो माल मार्केट में आ जाता। फिर जो भारतीय उद्योग थे, भारतीय जो उद्योग चलाने वाले लोग थे, जो भारतीय उत्पाद हुआ करते थे, उन पर क्या लगाने लग गए? ये टैक्स लगाने लग गए और वो भी ज़्यादा-ज़्यादा। तो ब्रिटेन से बनकर आने वाली चीज़ें सस्ती हो गईं और भारत में बनने वाली चीज़ें महँगी हो गईं। इसका फ़र्क क्या पड़ा? लोग, सीधी-सी बात है, जो चीज़ सस्ती होगी, जिसकी कीमत कम होगी, आप भी वही लोगे। मान लो आपके पास को पेन चाहिए, एक जैसे पेन है, एक सस्ता है, आप वही लोगे। आपको बैग चाहिए, एक जैसे बैग हैं, जो सस्ता होगा वही लोगे। सीधी-सी तो मानवीय प्रवृत्ति है कि आपको कोई चीज़ सस्ते में मिल रही है, तो आप सस्ते में ही लोगे, इसका कोई वो नहीं है। तो जब इंग्लैंड का माल यहाँ सस्ता होने लगा, तो भारतीय उद्योग धंधे खत्म हो गए। तो ये लोग बहुत सस्ती रेट में यहाँ से कच्चा माल लेते थे, उसको ब्रिटेन लेकर जाते थे, वहाँ से तैयार माल को लेकर आते थे और उनको ऊँची दामों में भारत में बेचते थे। तो भारत का जो औद्योगिक ढाँचा था, वो तो चरमरा गया, क्योंकि भारत के उद्योग बंद होने लगे। अरे भई, वो ब्रिटिशर्स के सामने टिक ही नहीं पा रहे थे। उन पर किसी तरह की कोई ड्यूटी वगैरह नहीं लगती, यहाँ से सस्ता माल जाता और कई भारत के किसानों को कुछ निश्चित उत्पादित करने के लिए विवश कर दिया, जैसे नील की खेती। आपने सुना होगा ना, गांधी जी ने इसके खिलाफ आंदोलन भी किया था। तो कुछ ऐसे उत्पाद हैं जो कि अंग्रेज़ों ने निश्चित कर दिए कि भारतीयों को उगाने ही उगाने हैं। तो इस प्रकार अंग्रेज़ों ने भारतीयों का अत्यधिक शोषण जो है वो किया और यहाँ से चीज़ों को लेकर, संसाधनों को लेकर ब्रिटेन गए और ब्रिटेन की तरक्की उत्तरोत्तर होती गई और भारतीय व्यवस्था जो है वो समय के साथ धीरे-धीरे और कमज़ोर से कमज़ोर होती गई। तो इस प्रकार ब्रिटेन ने बहुत अधिक दोहन जो है वो भारत का कर दिया। तो 2 मुख्य बातें दी जो भारत में आज़ादी के बाद होनी थी। पहली क्या थी कि लोकतंत्र हमको किसी भी प्रकार से स्थापित करना है। हम दोबारा ऐसा शासन नहीं चाहते जो कि सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी यानी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। क्योंकि अंग्रेज़ किसी भी तरह से जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। वो वही काम करते थे जो कि अंग्रेज़ों को फ़ायदा पहुँचाने वाला होता था। क्योंकि भई भारत तो उपनिवेश था ना, उन्होंने भारत को अपना देश माना ही नहीं। उनका ये था बस भारत से जितना अधिक ब्रिटेन की तरक्की कर सके वो करनी है और वो लोग यही काम को किया करते थे।
तो सबसे पहली चुनौती आज़ादी के बाद क्या हुई भई, लोकतंत्र स्थापित कर दो यहाँ पर। ऐसी सरकार हो जिसको जनता चुने, ऐसी सरकार हो जिसमें जनता ही भागीदारी हो, और यदि इस प्रकार का काम सरकार करे जो कि जनता की भलाई का ना हो, तो ऐसी कंडीशन में फिर जनता उस सरकार को हटा सके। इस प्रकार की सरकार की व्यवस्था भारत में करनी है। पहली चीज़ तो ये आ गई। दूसरी बात क्या है कि सरकार जो हम स्थापित करें, हालाँकि वो सरकार जनता की भलाई के लिए ही बने, इसमें कोई शक या दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी चीज़ इसमें ये होनी चाहिए कि जो सरकार है, वो जनता की भलाई के लिए काम करे, ना कि खुद की भलाई के लिए। जैसे ब्रिटिश सरकार खुद की भलाई के लिए काम कर रही थी ना, जनता से उनको कोई मतलब नहीं था। तो ऐसे ही जो सरकार नई बने, वो इस प्रकार की बने कि वो भारत की जनता के लिए, उनके भलाई के लिए काम करे। ये 2 चीज़ें थी। आगे चलते हैं। अब ये देखना कि 15 अगस्त 1947 को किस प्रकार लाल किले पर जवाहरलाल नेहरू जो है भाषण दे रहे हैं, और इस चित्र में देखना आपको जहाँ तक भी दिखाई दे रहा है, भीड़ ही भीड़ होगी। अरे भई, भीड़ होगी ही सही क्यों? क्योंकि भारत क्या हुआ था? भारत एक लंबे समय के बाद स्वतंत्र हुआ था। क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। एक मतलब पीढ़ियाँ निकल गई थी परतंत्रता में, और फिर एक दिन सूरज उगा और कहा कि अब हम अंग्रेजी दास्ता से मुक्त हैं, और भारत क्या हो चुका है? स्वतंत्र हो चुका है। ठीक है? तो ये जो भाषण है, ये लाल किले पर कौन देते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि प्रथम कौन बनते हैं? भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। और यही जो जवाहरलाल नेहरू है ना, ये सबसे लंबी अवधि तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। देखना, इसको भी लिख लो, क्या पता पूछ ले। सबसे लंबी अवधि के प्रधानमंत्री। सबसे लंबी अवधि के कौन थे ये? प्रधानमंत्री। भई, जब से भारत आज़ाद हुआ और जब तक इनकी मृत्यु होती है, ये भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहते हैं। ये सारी बातें जो है, हमको ये यहाँ पर पता लग जाती हैं। ठीक है? आगे चलिए। अब देखना यहाँ पर क्या है, इस चीज़ को थोड़ा और समझते हैं अपन। क्या देखते हैं? राष्ट्र के लिए चुनौतियाँ। अब देखना हुआ क्या कि इस चीज़ के साथ कि नया देश तो बनाना है, ठीक है? और क्या है भई, भारत को एकता के सुर में भी बाँधना है। ये भी चीज़ है, क्योंकि भारत का विभाजन हुआ था। तो जब भारत का विभाजन होता है, तो मुख्य रूप से 3 चुनौतियाँ हमको देखने को मिलती है। उन 3 में से पहली चुनौती क्या थी कि तात्कालिक चुनौती एकता के सूत्र में बंधे हुए एक ऐसे भारत को गाड़ने की थी, जिससे भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो। अब एकता की बात क्यों आ गई? क्योंकि भारत की स्वतंत्रता के साथ भारत का क्या भी होता है? विभाजन। भारत को जो स्वतंत्रता मिलती है ना, वो स्वतंत्रता सीधे नहीं मिलती। बहुत अधिक बड़ी कीमत भारतीयों को इस स्वतंत्रता की देनी पड़ती है, और किस रूप में? विभाजन के रूप में। और ये जो विभाजन होता है, ये किस आधार पर होता है? धार्मिक आधार पर। किस आधार पर होता है? धार्मिक आधार। और धार्मिक आधार पर होता कैसे है? धार्मिक आधार पर ऐसे होता है कि जो मुस्लिम लीग है, वो कह देती है साहब, भारत में 2 रहते हैं, हिंदू और मुस्लिम। तो अगर भारत स्वतंत्र हुआ, तो भारत अकेला नहीं होगा, भारत के 2 हिस्से होंगे, जिसमें एक मुस्लिम बाहुल्य होगा और दूसरा उसमें हिंदू बाहुल्य होगा। तो इस प्रकार क्या है, ये बातें यहाँ पर आती हैं कि भारत का विभाजन धार्मिक आधार पर हो जाएगा। तो भारत किस में हो रहा है? भारत पृथकता के आधार पर हो रहा है। धार्मिक आधार तो है ही सही, धार्मिक आधार पर हम क्या हैं? पृथक हैं, अलग हैं, ठीक है? धार्मिक आधार कैसा है? पृथकता, ठीक है? धार्मिक आधार पर कैसे है? पृथकता के आधार पर है, ये बात है। तो ये बात सारी आपके समझ में आई ना, कि धार्मिक आधार पर क्या हो जाती है? पृथकता हमको देखने को मिलती है। तो फिर चुनौती किस बात की है कि भई, आज़ाद तो हम हो गए, लेकिन मान लो अभी यहाँ पर धार्मिक आधार पर हम अलग-अलग हैं, तो भारत में तो क्या है? विविधता है। भारत तो अपने आप में क्या है? विविधताओं का देश है। तो सबसे बड़ी चुनौती क्या थी हमारे पास?
विविधता में एकता रखना। विविधता में क्या करना? एकता स्थापित करना। क्या चुनौती हो गई? कि हमको विविधता में एकता स्थापित करनी होगी। एक तो ये चुनौती हो गई। भई भारत में तो अनेक जाति, अनेक संप्रदाय और अनेक धर्मों के लोग रहते थे। अब इन सभी लोगों को इस प्रकार एक सूत्र में बाँधना कि वो सभी भारत को अपना देश समझें और इस देश की भलाई के लिए काम करें। क्योंकि भारत में जातिगत विभिन्नता बहुत ज़्यादा जटिल है। धार्मिक विभिन्नता तो है ही कि भई धर्म के आधार पर हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं। कई धर्म हैं भारत में। लेकिन उसके अलावा भी जातिगत विभिन्नता भी भारत में एक मुख्य रूप निभाती है। कौन-सी विभिन्नता है? जातिगत विभिन्नता। जातिगत विभिन्नता। मतलब कि एक जाति के अंदर भी, एक धर्म के अंदर भी कई जातियों में अलग-अलग विभिन्नता हमको देखने को मिल जाती है। जैसे हिंदू में सभी हिंदू समान नहीं होते। हिंदुओं में भी विभिन्न जातियाँ होती हैं और जातियाँ खुद को असमान समझती हैं। ठीक है? जातिगत विभिन्नता में मतलब क्या है कि जाति-जाति में एक ही धर्म में अलग-अलग जातियों में क्या होती है? विभिन्नता होती है। एक ही जाति में अलग-अलग धर्मों में क्या होती है? विभिन्नता हमको देखने को मिल जाती है। तो ये चीज़ें फिर हमको समझ में आई कि साहब भारत तो बहुत अधिक विभिन्नताओं का देश है। हर चीज़ यहाँ पर अलग-अलग है और विभिन्नता तो इतनी है इस देश में कि उसके लिए क्या कह देते हैं कि एक कोस पे पानी बदले और 4 कोस पे वाणी। क्या कह देते हैं वैसे तुम्हारे है नहीं, पर फिर भी मैं लिख देता हूँ कि भारत की विभिन्नता के लिए एक चीज़ बोली जाती है, वो किस तरह है, वो देखना। चलिए, यहीं लिख लेते हैं। चलिए, क्या कह लेते हैं भारत के लिए देखना कि एक कोस पे पानी बदले, 4 कोस पे वाणी। मतलब भारत में तो विभिन्नता का इतना अंतर है कि अगर आप एक कोस चलोगे ना, तो पानी की मिठास, पानी का जो टेस्ट है, वो भारत में चेंज हो जाता है। और अगर आप 4 कोस चल लोगे, तो आगे जो जगह आएगी, वहाँ के लोगों की जो वाणी है, जो भाषा है, उसमें परिवर्तित हो जाता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। और जो संवैधानिक रूप से अनुसूचित भाषाओं की मैं बात करूँ तो वो ही भारत में कितनी है? 22 भाषाएँ ऐसी हैं जो कि संवैधानिक रूप से अनुसूचित की हुई हैं। तो इस आधार पर देखो कि भारत में कितनी विभिन्नता है। तो भारत को जब एक देश के रूप में बनाया गया, तो सबसे पहली चुनौती तो इसके राज्यों को बनाना आ गई, भई राज्य किस आधार पर बनाया जाए? तो पहले तो जो आधार देखा गया उसमें मुख्य आधार कौन-सा था कि भई भाषा के आधार पर बना दिया जाए। भाषा के आधार पर कैसे? कि जो मराठी बोल रहे हैं उनको महाराष्ट्र दे दो, जो गुजराती बोल रहे हैं उनको गुजरात दे दो, जो राजस्थानी बोल रहे हैं उनको राजस्थान दे दो, ठीक है? जो कन्नड़ बोल रहे हैं उनको कर्नाटक दे दो, जो बंगला बोल रहे हैं उनका बंगाल बना दो। तो इस तरह से करा गया। लेकिन सारे राज्य जो हैं वो सिर्फ़ भाषा के आधार पर नहीं बनाए गए, कुछ सांस्कृतिक, कुछ धार्मिक और जातिगत आधार पर भी बना दिए गए। तो यहाँ पर भारत में विभिन्नताएँ तो बहुत हैं। अनेक धर्मों के लोग हैं, अनेक जातियों के लोग हैं, धर्मों में भी अलग-अलग जाति के लोग खुद को अलग-अलग समझते हैं।
और जब पृथकता के आधार पर हम लोग एक बार वैसे ही विभाजन को सह चुके हैं, तो दूसरी बार हम लोग फिर से विभाजन को सहने या ऐसी प्रवृत्ति भारत में आने के लिए पहले ही डरे हुए थे। यार फिर से ऐसा कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? किस प्रकार हम ये चीज़ देखेंगे कि भारत एक बार और विभाजित हो रहा है। तो सबसे पहली चुनौती हमारे सामने क्या आ गई कि किस प्रकार भारत को एक एकता के सूत्र में गढ़ा जाए और एकता ऐसी हो कि भारतीय समाज में जो सभी वर्ग हैं, सभी जाति के, सभी धर्म के लोगों के लिए जगह हो। और इसीलिए भारत में संविधान में क्या डाल दिया गया? पंथ निरपेक्ष शब्द डाल दिया गया। क्या डाल दिया गया? पंथ निरपेक्ष शब्द डाल दिया गया। चलो इसको यहाँ लिख देते हैं। क्या डाला गया? पंथ निरपेक्ष शब्द डाला गया। अब पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है? पंथ निरपेक्ष का मतलब ये था कि भारत का कोई राज धर्म नहीं होगा, लेकिन भारत सभी धर्मों का सम्मान करेगा। क्या था देखना कि भारत का कोई राज धर्म नहीं होगा। भारत का कोई राज धर्म नहीं होगा, परंतु भारत सभी धर्मों का क्या करेगा? भारत का कोई राज धर्म नहीं होगा, परंतु भारत सभी धर्मों का सम्मान करेगा। ये बात कहाँ है? ये बात अपने पास किस में आ जाती है? भारत में लोग संविधान में फिर देते हैं, पंथ निरपेक्षता। वैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है, किसमें हमको? अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 25 से हमको अनुच्छेद 28 में किसके अंतर्गत? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत क्या देखने को मिलता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है। धार्मिक स्वतंत्रता क्या मिल जाता है? अधिकार मिलता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत में हम किसी भी धर्म को मानने के लिए, किसी भी धर्म का आचरण करने के लिए, किसी भी धर्म के रीति-रिवाजों का पालन करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। क्या है देखना? किसी भी धर्म को इसका मतलब क्या है देखना? किसी धर्म को मानने, किसी धर्म को मानने, ठीक है? दूसरी बात, उसके मानने, उसमें आस्था रखने एवं उसके रीति-रिवाजों को करने के लिए क्या हैं? स्वतंत्र हैं। रीति-रिवाजों को करने के लिए, मानने के लिए, कर्म-कांडों को करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। तो ये क्यों दिया गया कि भारत में हर धर्म के लोगों को समान अधिकार दिए गए हैं? भई पाकिस्तान में तो कह दिया हम तो मुस्लिम राष्ट्र हैं, सीधी-सी बात बोल दी थी। हालाँकि जिन्ना ने कहा था कि पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र है, लेकिन यहाँ पर अगर आप हिंदू हैं, आप अपनी पूजा-पाठ करना चाहते हैं, मंदिर जाना चाहते हैं, तो जा सकते हैं। लेकिन जो भयावह तस्वीर हमको आज़ादी के समय दंगों के रूप में दिखाई दी, वो तो कोई नहीं भूल सकता। दोनों तरफ जो है देशों के बहुत भयंकर दंगे हमको देखने को मिले थे। तो सांप्रदायिकता बहुत चरम पर थी, सांप्रदायिक दंगे उस समय हुए। तो भारत में ऐसी स्थिति बाद में ना बन जाए कि गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाए कि भारत में रहने वाले आपस में ही लड़ने लग जाएँ। ऐसी स्थिति ना हो इसके लिए
ये धार्मिक स्वतंत्रता को देना पड़ा कि भारत की नज़र में कानूनी रूप से भारत में किसी भी धर्म के लोगों के लिए किसी प्रकार का भेदभाव भारत की सरकार की नज़रों में नहीं है और भारत भी ये आशा रखता है कि भारत के जो लोग हैं, वो भी किसी भी तरह से किसी भी धर्म को छोटा या बड़ा ना समझें। क्योंकि कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से सभी धर्मों को बराबर दर्जा प्राप्त है। किसी भी एक धर्म को सरकार कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देगी, ये बात है। तो इनको डालने का मतलब क्या था? भई भारत को एक ऐसे एकता के सूत्र में बाँधना है जिसमें सभी जो विविधताएँ हैं उनके लिए जगह हो और वो कब होगी? जब सब बराबर होंगे, कोई किसी से हीन भावना नहीं रखेगा, तभी ऐसा संभव है। तो ऐसा करने के लिए संविधान में इन चीज़ों को फिर डाल दिया गया। दूसरी चीज़ देखते हैं क्या है? दूसरी चुनौती है लोकतंत्र को कायम करने की थी। भई भारत क्या होता है? नया-नया एक स्वतंत्र देश बनता है और जब कोई भी देश एक नया-नया स्वतंत्र देश बनता है, तो उसके सामने ये चुनौती होती है कि किस प्रकार अपने यहाँ वो एक लोकतंत्र स्थापित कर सके। पहली बात ये आ जाती है। अब अगर आप लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हो, क्या स्थापित करना चाहते हो? लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए? एक संविधान भी होगा। क्योंकि संविधान में क्या होगा? नियम, कायदे और कानून जो है वो आपके पास लिखे होंगे। उसके लिए ज़रूरत होती है। अगर लोकतंत्र है, तो सीधा-सा मतलब क्या है? वो शासन किसका होगा? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन होगा। अब लोकतंत्र स्थापित करने के लिए भारत में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए थी, जिससे सरकारें उत्तरदायी हो सकें और उत्तरदायी सरकारों के लिए संविधान के निर्माण की बात फिर आ जाती है। तो संविधान का निर्माण कैसे होगा? संविधान के निर्माण के लिए बताया गया, भारतीयों द्वारा माँग की गई कि साहब संविधान जो है एक संविधान सभा के द्वारा निर्मित होगा, जिसमें भारतीय होंगे। संविधान का निर्माण कैसे होगा देखना, संविधान का जो निर्माण है, वो कैसे होगा? संविधान का निर्माण भारतीयों द्वारा या भारतीयों की संविधान सभा के द्वारा निर्मित होगा, निर्मित होगा, ठीक है? क्योंकि एक संविधान बनाएँगे और उस संविधान में इस प्रकार के नियम को डालेंगे कि भारत में एक लोकतंत्र स्थापित हो सके। और दूसरी लोकतंत्र की बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भारत इतने लंबे समय से अंग्रेज़ों की गुलामी और दास्ताँ सह रहा है। तो भारत को क्या चाहिए था? एक ऐसी सरकार चाहिए थी जो क्या हो? उत्तरदायी हो। भारतीयों को क्या चाहिए था? आज़ादी के बाद एक उत्तरदायी सरकार की आवश्यकता थी। और उत्तरदायी सरकार कहाँ होगी? जहाँ लोकतंत्र होगा। क्योंकि लोकतंत्र का मतलब तो यही है ना कि अगर आपको लगता है कि आपके द्वारा चुनी गई सरकार काम नहीं कर रही है, तो अगले चुनाव में आप उनको हटा सकते हो। क्योंकि लोकतंत्र का एक गुण क्या होता है कि इसमें आपको गलती सुधारने का मौका मिलता है। पहली बात, लोकतंत्र की विशेषता यही तो है। कि पहला क्या होता है? उत्तरदायी शासन होता है। ठीक है, चलो इसको लिख लेते हैं थोड़ा कि भई लोकतंत्र की विशेषताएँ भी क्या-क्या होती हैं। चलो ये तो नहीं हो रहा, इसको लिखते हैं। देखना क्या है? लोकतंत्र की विशेषताएँ देखते हैं। भई किन विशेषताओं के लिए लोकतंत्र जो है वो भारत में आवश्यक था और चुनौतियाँ क्या-क्या थी उसके लिए? पहला, लोकतंत्र में क्या होता है? सब जनता का, जनता जनता के लिए द्वारा, वो तो मैं लिखूँगा नहीं। पहला क्या होता है? उत्तरदायी क्या होती है? सरकार होती है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी क्या हो गई? शासन में क्या होता है? जनता की भागीदारी होती है। शासन में क्या होता है?
जनता की भागीदारी हो जाती है। तीसरा क्या होता है देखना इसमें, जनता को अपनी गलती सुधारने का अवसर मिलता है, ठीक है? जनता में क्या होता है, अपनी गलती सुधारने का अवसर मिलता है और वो किस रूप में मिलता है कि जब भी दोबारा चुनाव होंगे, तो दोबारा चुनाव होने की स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, अपनी गलती को सुधार कर नया जो नेता है, वो हमारे लिए चुन सकते हैं। अब लोकतंत्र अगर स्थापित करेंगे, तो हमको ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना पड़ेगा, जो कि लोकतंत्र को कायम रख सके। मान लो हम इस प्रकार की व्यवस्था बनाएँ कि एक बार तो चुनाव होते हैं और दोबारा फिर क्या हो जाए, चुनाव ही ना हो, कोई सत्ता को हथिया ले या फिर भारत की सैनिक जो है, सेना जो है, वो सत्ता को हथिया ले। तो इस प्रकार के एक संविधान का, एक कॉन्स्टिट्यूशन का, एक आईन का निर्माण हमको करना था कि जिसके माध्यम से हम लोकतंत्र की स्थापना कर पाएँ। और उस समय हमारा नया-नया देश आज़ाद हुआ था, तो भारत ने एक संविधान सभा का निर्माण किया, एक संविधान बनाया और उस संविधान द्वारा बनाए हुए नियमों के आधार पर ही हमने संविधान को कायम रखने की, संविधान को या फिर लोकतंत्र को कायम रखने की, उसे बनाने की बात करी। तो ये चुनौती एक भारतीयों के सामने थी कि हमको संविधान का निर्माण करना है, आगे चलना। तीसरी चुनौती थी ऐसे विकास की जिसमें समूचे समाज का भला हो, न कि कुछ तबकों का। अब देखना, समाज जो है वो एक जैसा तो होता नहीं है, समानता होती नहीं है। समाज में क्या है, कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं। तो भारत क्या चाहता था, ऐसा समाज चाहता था कि जिसको सबसे ज्यादा आवश्यकता है, उसको पहले चीजें दी जाएं। भारत जो है समानता स्थापित करना चाहता था। देखना क्या है, भारत में क्या हो, सामाजिक समानता स्थापित हो। सामाजिक समानता क्या हो, स्थापित हो। अब सामाजिक समानता की बात क्या है, कैसे है, क्यों ये आनी चाहिए, ये बात है। अब देखना, समाज में क्या है, अलग अलग तरह के वर्ग और तबके रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है, कुछ समाज के जो वर्ग हैं वो बहुत अधिक समृद्ध हैं और कुछ समाज के वर्ग, समाज की जो रेस है एक तरह से, उसमें पीछे रह गए हैं। तो ऐसे वर्गों को हम बोलते हैं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग, कमजोर वर्ग या हाशिए पर स्थित वर्ग। क्या कहते हैं देखना, इनको कुछ भी नाम आ जाए, कौन कौन से हैं देखना। एक तो क्या कहते हैं, पिछड़े वर्ग, पिछड़े वर्ग, ठीक है। दूसरा क्या है इनका देखना, हाशिए पर स्थित वर्ग। अब आप बोलोगे सर, हाशिए पर स्थित का मतलब क्या होता है? देखना, समाज का जो एक तरह से हम औरा या दायरा मानते हैं ना, तो हम सामान्यतः क्या सोचते हैं, बीच में जो सबसे समृद्ध हैं, जो सबसे ज़्यादा जिनका विकास हो रखा है, वो वर्ग हैं। है ना? और लास्ट में जो है चीज़ें कोने में बसती हैं थोड़ी बहुत। तो ऐसे लोग जो विकास के सेंटर तक नहीं पहुँच पाए, बिल्कुल कोने पे, बाउंड्री पे हैं कि साहब उनका समाज में कोई इतना योगदान है नहीं, क्योंकि पिछड़े लोग हैं बेचारे वो। सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, तो उन्हें भी क्या भी कह देते हैं, हाशिए पर स्थित वर्ग भी कह देते हैं कि ये अभी समाज के जो केंद्र है, उस तक पहुँचने में इनको बहुत अधिक समय लगेगा। तो ये कैसे हैं? हाशिए पर स्थित वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग हैं। ठीक है। तो भारत क्या कहता है कि इस प्रकार की व्यवस्था का निर्माण करे कि जो पिछड़े वर्ग है, जो हाशिए पर स्थित वर्ग हैं, उनका क्या हो सके, उनको सहायता व लाभ प्राप्त हो सके। लाभ प्राप्त हो सके। ऐसा ना हो कि साहब जो हमारे पास चीज़ें हैं, जैसे मान लो संसाधन है, तो भारत ये कहती है, भई भारत में जो संसाधन है ना, उनका वितरण इस प्रकार हो कि अधिकतम सामाजिक उससे लाभ हमको प्राप्त हो सके। और सामाजिक लाभ अधिकतम कब प्राप्त होगा, जब जो समाज में सबसे गरीब है, जिसको सबसे अधिक आवश्यकता है, उसको मिले। अरे भई, राशन की दुकान तुमने सुनी होगी ना, जहाँ पर सस्ता गेहूँ, सस्ता चावल मिलता है। तो किनको दिया जाता है? जो बेचारे बीपीएल होते हैं।
जो कि गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो उनको ही क्यों देते हैं? सबको देना चाहिए ना, आप तो बोलो सब समानता का अधिकार है, सबको दो। तो ऐसा इसलिए है, ऐसा सिर्फ़ उनको दिया जाता है कि जिसके पास तो है, जो खुद सक्षम है, जिसके पास सारी चीज़ें हैं, उसको भी हम ₹2 किलो गेहूँ, ₹3 किलो चावल देंगे तो उससे होगा क्या? उसके पास तो इतना इतना पैसा है कि वो खुद भी खरीद कर अपने लिए चीज़ें ले सकता है। तो ऐसे में पहले किनको दिया जाता है? पहले उनको दिया जाता है जो इसको खरीद नहीं सकते और ये रोज़मर्रा की एक जीवन के जीने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं। भई खाना तो खाएगा ना आदमी। तो इसके पक्ष में लोग विपक्ष में यूँ भी कह देते हैं, साहब समानता के अधिकार में सबको बराबर मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, जिसको आवश्यकता है उसको पहले मिलना चाहिए। कोई भी समाज है, वो अपनी मजबूत कड़ियों से मजबूत नहीं होता, जबकि जो कड़ी सबसे कमज़ोर है, उसे मजबूत करने से पूरी चेन मजबूत होगी। समाज में मान लो कुछ तबके बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और कुछ तबके कमज़ोर हैं, तो समाज रूपी जो चैन है ना, वो टूट जाएगी क्योंकि कमज़ोर कड़ी जो है उसकी, जो पिछड़ा वर्ग है, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो अगर पूरे समाज मतलब पूरे देश की हमको तरक्की करनी है ना, तो हमको ऐसे वर्ग जो कि भारत में कमज़ोर हैं, जिनका विकास सही तरह से नहीं हो पाया है, उनकी तरक्की हमको करनी पड़ेगी, तभी इस संपूर्ण भारत का विकास हमको होता हुआ दिखाई देगा। ये चीज़ें हैं। तो ये क्या कहते हैं, इसका सीधा-सा मतलब क्या है कि समानता स्थापित करो, ठीक है? और जो हाशिए पर स्थित वर्ग हैं, उनके लिए क्या करो, लाभ और सहायता प्रदान करो। एक तरह से क्या करना है, लोक कल्याण के काम करने हैं। लोक कल्याण के लोक कल्याणकारी सरकार लिख लो। लोक कल्याणकारी सरकार की स्थापना। लोक कल्याणकारी सरकार की स्थापना हो, ये बात हो जाती है, ठीक है ना? अब तुम सोचते होंगे सर ये आरक्षण, तो बिल्कुल, ये जो आरक्षण है ना, ये इसी के लिए होता है, ठीक है? अब आरक्षण क्या कहता है? मैं सीधे से सिंपल भाषा में तुमको समझा देता हूँ। मान लो समाज में यहाँ समझ लेते हैं फिर मिटा देंगे इसको कोई दिक्कत नहीं है। एक वर्ग ये है, एक वर्ग ये है, एक वर्ग ये है और एक वर्ग ये है। ये समाज के वर्ग हैं। अब ये जो है समाज की मुख्य धारा में ये तो टॉप पर हैं। इनका विकास हो गया है। ये लोग अलग स्टैंडर्ड से, है ना, अपना जीवन जीवन जी रहे हैं। लेकिन बेचारे ये जो बाकी के वर्ग हैं, जिनका कि क्या हुआ है, विकास पूरा नहीं हुआ है। तो आरक्षण क्या कह रहा है कि ये जो तरक्की कर रहे हैं ना, इनको करने दो। इनको रोको मत, इनसे कुछ लो मत। इनसे कुछ नहीं लेना। आपको करना क्या है कि बेचारे जो ये कम तरक्की किए हैं ना, इनको थोड़ा-थोड़ा तुम पुश करो और जब तुम इनको थोड़ा-थोड़ा पुश करोगे ना, तो फिर क्या होगा, ये बेचारे कुछ-कुछ इनके समान पहुँच जाएँगे। बिल्कुल अक्षरशः समानता तो स्थापित नहीं हो सकती। भई बिल्कुल समान हो जाए चीज़ें, ये पॉसिबल नहीं है। किसी भी समाज में सभी लोगों का एक समान होना, एक जैसा होना, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम बिल्कुल समान नहीं रख सकते किसी को भी। लेकिन हम कोशिश क्या कर सकते हैं, भई जितना बराबर आ सके उतना अच्छा होता है। तुम लोगों ने अगर 10th तक साइंस पढ़ी होगी तो उसमें कुछ ये आदर्श देखी होंगी या फिर यहाँ भी राम राज्य हो गया, सब राम राज्य, ठीक है ना? राम राज्य क्या है? एक तरह से कल्पना है गांधी जी की। जितना अधिक हम उस राम राज्य के करीब पहुंचेंगे, उतना ही शासन को हम अच्छा मानेंगे, ये बात होती है। लेकिन बिल्कुल राम राज्य स्थापित हो जाए, ये पॉसिबल नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में। जिसे हम बोलते हैं ना आदर्श स्टेट, तो किसी भी पदार्थ की आदर्श स्टेट कुछ होती ही नहीं है। ये क्या होता है, ये चीज़ यूँ होती है कि जितना हम उसके करीब पहुँचेंगे ना, उतना बढ़िया होता है। ये चीज़ें हैं। तो चुनौती हमको क्या मिली कि सामाजिक समानता हमको स्थापित करनी है। उसके लिए समाज में जो सबसे कम विकसित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, इसको क्या कहते हैं? हाशिए पर स्थित वर्ग भी कहते हैं, पिछड़ा वर्ग भी कहते हैं। इसको अविकसित वर्ग भी कहते हैं। यहाँ पर इसको लिख देते हैं और इसको क्या भी कह देते हैं, अविकसित वर्ग भी कह देते हैं। क्या भी कह देते हैं इसको? अविकसित वर्ग भी इसको कह देते हैं। तो समाज में जब हम देखें, तो इस प्रकार के वर्ग हैं जिनकी तरक्की नहीं हुई है, जो कि पिछड़े हुए हैं, जो कि
समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए हैं क्योंकि बाकी लोगों की तरक्की ज़्यादा हो गई है और इनको इतने मौके या संसाधन नहीं मिले कि इनकी तरक्की हो सके। तो ऐसी स्थिति में इनको क्या करो, तुम कुछ विशेष लाभ दो। तो यही बात यहाँ क्या कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि ऐसी चीज़ ना स्थापित हो जाए कि चुनिंदा लोगों तक ही सब चीज़ पहुँच पाए। तो कहीं न कहीं ये लाइन किस बात की बात कर रही है कि कुछ ना कुछ हम क्या कर दें, समाजवाद की थोड़ी-सी प्रवृत्ति डाल दें। अब समाजवाद क्या होता है तुम पूछोगे? तो समाजवाद का मतलब होता है उत्पादन और वितरण पर समाज का स्वामित्व। क्या होता है देखना? उत्पादन पर और वितरण पर स्वामित्व किसका? इसका समाज का। समाज यानी सरकार का, है ना? ठीक है, ये हो गई। ये क्या होता है? समाजवाद होता है। इसका मतलब क्या है? भई देश में क्या उत्पादन किया जाएगा, है ना? किनको बाँटा जाएगा, ये वितरण ही तो है। चलो इसको अच्छे से लिख देते हैं। उत्पादन और वितरण मतलब समाज में क्या उत्पादन किया जाएगा, कितना उत्पादन किया जाएगा और किनको बांटा जाएगा, इस चीज का स्वामित्व किसके पास है? समाज के पास है, मतलब सरकार के पास है। तो सरकार क्या करेगी? उत्पादन करवाएगी और जिसको पहले चाहिए उसको देगी। चाहिए से मतलब यूं नहीं कि जिसके पास, अगर मान लो ऐसे आ जाओ ना, पहले आओ पहले पाओ, या फिर हम बोले सीधी भाषा में कि समाज क्या करे, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख कर दे। अब सुनने में तो बात तुमको सही लग रही है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, हाँ मतलब भाई जितना हो सके उतना सुख लोगों को दे दो। पर नहीं, ये सही नहीं होता। सही क्या होता है? जिसको आवश्यकता है उसको पहले दो। अगर अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख करने जाओगे ना, तो जो कैपेबल है वो संसाधनों को पहले खींच लेगा और जिसको वास्तव में आवश्यकता है उसको कुछ नहीं मिलेगा। ये चीज़ आ जाती है। तो हमको क्या देखना है कि भाई जिसको आवश्यकता पहले है, जिसको ज़रूरत पहले है, उसे आपको पहले देना है और जिसको ज़रूरत नहीं है, अगर बच जाए तो फिर उसको दे दो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ क्या है हमारे पास, समाजवाद में आ जाती है। तो समाजवाद में भी क्या है, उत्पादन करो, वितरण करो और किसको दो? जिसको ज़रूरत पहले हो। अच्छा, इसमें भी क्या है, कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। देखो हम पूर्ण तरह समाजवादी भी नहीं हैं। लेकिन समाजवाद की ये प्रवृत्ति कि हमको जिसको ज़रूरत है, जो पिछड़ा है, उसको देने की है, वो कहीं न कहीं इससे आती है और भारत में समाजवादी होने का कारण ये है कि भारत में गांधी का बहुत अधिक प्रभाव था। गांधी अपने आप में समाजवादी थे। उसके बाद गांधी के शिष्य के रूप में हम नेहरू को जानते हैं। नेहरू खुद एक समाजवादी थे। लेकिन इन दोनों के विकास के मॉडल में भी एक मूलभूत अंतर हमको देखने को मिलता है। गांधी जी कहते थे कि भारत का जो विकास है वो गाँवों से शहरों की तरफ होना चाहिए। जबकि नेहरू जी ये कहते थे कि भारत का जो विकास है वो शहरों से गाँव की तरफ होना चाहिए। ये बेसिक अंतर दोनों में था, लेकिन हाँ, दोनों समाजवादी थे। दोनों ये विश्वास कर रखते थे कि जिसको आवश्यकता है, जो पिछड़ा है, उसको भी समाज की मुख्य धारा में लाना है। ठीक है? अब मान लो हम क्या करें भई, उत्पादन क्या होगा, मतलब जो भी फैक्ट्रीज़ होंगी, जो फैक्ट्रीज़ लगेंगी, जो उद्योग होंगे, अगर उन सब पर किसका कंट्रोल होगा? सरकार का। मतलब सरकार का कैसे? कि सरकार फिर लाइसेंस देगी कि हम लाइसेंस देते हैं कि तुम जो हो, तुम ही सिर्फ़ इस व्यापार को कर सकते हो और कोई नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर क्या है, भ्रष्टाचार बढ़ गया कि यार पैसे दो तभी लाइसेंस देंगे, घूसखोरी बढ़ गई, लाल फीताशाही, मतलब ऑफ़िसों में जब तक आप रिश्वत नहीं दोगे ना, आपकी फ़ाइल को आगे नहीं भेजा जाएगा। इस तरह की चीज़ें होने लग गई। तो इस तरह की चीज़ें के होने के कारण कहीं न कहीं जो है इस प्रवृत्ति में थोड़ी-सी कमी 1991 के बाद में आती है, जो कि मैं आपको बता ही दूँगा। लेकिन हाँ, ये जो चीज़ है कि ऐसी समाज की स्थापना करनी है जो क्या कर सके, समाज के हर तबके का भला कर सके, ऐसा ना हो सिर्फ़ कुछ लोगों का भला कर सके। तो ये प्रवृत्ति जो है समस्या के रूप में थी। तो हमको ऐसी चीज़ें भारतीय संविधान में या भारत में डालनी थी जिससे कि हमको क्या मिल सके, अधिकतम लोगों को। कैसे? जिनको आवश्यकता सबसे ज़्यादा है उनको पहले हम क्या दे सके, चीज़ें दे सके ताकि लोगों का भला हो सके। ये सारी चीज़ें जो है हमको यहाँ पर दिख गई थी। ठीक है? तो चलिए, हमने आज पढ़ा है शुरू से
क्या-क्या पढ़ा है एक बार देख लेते हैं कि भई भारत जो है, क्या करता है सबसे पहले आज़ाद होता है और आज़ाद होने के बाद नेहरू जी सबसे पहले एक भाषण देते हैं जिसमें कह देते हैं कि भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट मतलब भारत का ये भाग्य था कि हमको स्वतंत्र होना है और भारत आज स्वतंत्र हो गया है और भारत ने अपनी स्वतंत्रता से भेंट कर ली है और आज भारत का हर नागरिक स्वतंत्र है, किसी भी प्रकार की किसी विदेशी ताकत के अधीन हम नहीं हैं और इस स्वतंत्र भारत में सब लोग समान हैं। आगे चलिए, हमने देखा कि फिर क्या आता है कि हमारे पास 3 मुख्य चुनौतियाँ दिखती हैं भारत में। पहली चुनौती कौन-सी होती है भई भारत में एकता के सूत्र में सबको बाँधना है क्योंकि आज़ादी के साथ हम लोग क्या करते हैं विभाजन को भी देखते हैं। दूसरी मुख्य चुनौती जो हमको दिखाई देती है वो क्या होती है कि लोकतंत्र को भारत में कायम करना है और तीसरी चुनौती ये होती है कि हमको भारत में ऐसी सरकार का विकास करना है जो कि समूचे समाज का विकास करे, ना कि सिर्फ़ कुछ निश्चित तबकों का विकास करे। ठीक है? आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, फिर क्या है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।